अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकार अल-राज़िक वीज़ा कंसल्टेंसी से और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली मैं करने लगा हूं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े के ऊपर और जो स्पेसिफ़िकली जो टॉपिक है आज का वो स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स है। पिछले कई दिनों में पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ा रिफ्यूज़ किए गए हैं और बहुत बल्क क्वान्टिटी में रिफ्यूज़ किए गए हैं और इवन कुछ एप्लीकेशंस तो ऐसी हैं जिनको विदिन अ फ्यू डेज़ विदिन अ फ्यू आवर्स रिफ्यूज़ कर दिया गया है। तो कुछ रीज़न्स डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि इतने जल्दी रिफ्यूज़ल्स और इतनी बल्क क्वांटिटी में रिफ्यूज़ल्स जो आना शुरू हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ जो मेन जो रीज़न होती है वो आपकी एसओपी होती है कि आपका जो भी कोर्स सिलेक्शन होती है उसके ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं सारा कुछ कि मैं पाकिस्तान में क्यों नहीं मैं ये कोर्स ले रहा, बाहर मुझे कोर्स लेने की स्पेसिफिकली क्या रीज़न है। मतलब बहुत सारी बहुत ये डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। मैं इस सेपरेट एक वीडियो करूँगा जिसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि एसओपी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ कि एसओपी में एक बहुत बड़ी रीज़न है इस चीज़ की जो वीज़ा रिफ्यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आपकी एसओपी जो है स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होती, उसमें आपने आगे पीछे की चीज़ें डिस्कस की होती हैं। लेकिन आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट किया आपने, वो आपने डिस्कस नहीं किया होता। फिर आप अपनी स्टेट की डिस्कस करते हैं, मैं विक्टोरिया में ही क्यों जाना चाहता हूँ, मैं न्यू साउथ वेल्स में क्यों जाना चाहता हूँ, मुझे आफ्टर स्टडी क्या बेनिफिट मुझे उसके मिलेंगे, वो चीज़ें आपने डिस्कस करनी होती हैं इसके ऊपर। फिर आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बतानी होती है, फिर आपने अपना आइल्स बताना होता है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट साथ लगा रहे हैं लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन रिटन फॉर्म के केस ऑफिसर को पता है, क्योंकि केस ऑफिसर ने आपके जो इतने बल्क में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं देखने होते। उसके बाद जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जाता है आपकी एसओपी जाती है, अगर एसओपी से वो सेटिस्फाई नहीं है उसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक करना होता। अगर वो आपकी एसओपी से सेटिस्फाई होगा तो फिर आप वो नीचे जाएंगे। एसओपी इसलिए अपनी डिटेल लास्ट में चेक करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कंसल्टेंट्स लिखते हैं एसओपी और वो उसको देखते तक नहीं है, पढ़ते तक नहीं है। कितने एसओपीज़ ऐसी होती हैं जो कॉपी पेस्ट होती हैं, जो प्लेजरिज्म उनके पास सॉफ्टवेयर हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं प्लेजरिज्म को, वो कॉपी पेस्ट होकर उनके पास चली जाती हैं वही चीज़ सिर्फ। तो प्लीज़ काइंडली अपनी एसओपीज़ को चेक करें, उसको खुद देखें कि आपके कंसल्टेंट ने अगर लिखी है तो क्या लिखी है एसओपी, उसको देखें। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, उसमें आपकी दूसरी मिस्टेक्स होंगी, वो चीज़ को देखें आप कि आपकी एसओपी में कहाँ गलती आ रही है। और आपकी एसओपी बहुत रेलेवेंट होनी चाहिए, टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए आपकी। अगर आपकी एसओपी 3, 4, 5 पेजों में चली जाती है कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन उसको एटलीस्ट आपके हर चीज़ को आपने डिस्कस किया हो उसके ऊपर। उसके बाद जो मेन जो रीज़न्स जो मेरे नज़दीक सामने आ रही हैं या जो मेरे लोगों से कुछ बात हुई है उनके नज़दीक सबसे बड़ी जो रीज़न्स आ रही है कितने ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स की, उसमें कंसल्टेंट्स फेक बैंक स्टेटमेंट्स अटैच कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ लोग ऐसी चीज़ होती है कि आप उसको नहीं देखते, आप कि फेक बैंक स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं। और जो स्पेशली जो डन बेस के ऊपर लोग चलते हैं, डन बेस कंसल्टेंट से काम करवाते हैं कि जी हम डन बेस कर लेंगे, और तो वो डन बेस जाहिर सी बात है कंसल्टेंट तो अपनी तरफ से आपको नहीं पैसे लगाएगा और आपकी बैंक स्टेटमेंट तो नहीं अरेंज कर सकता बाहर से, तो वो कोई बैंक स्टेटमेंट एडिट करके दे देते हैं वहाँ पे और वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं और उसकी वजह से फ़ौरन रिफ्यूज़ल होता है और वो आपके लिए फ्यूचर एप्लीकेशंस भी इम्पॉसिबल हो जाती हैं कि आप उसको जस्टिफाई करो कि मेरा क्यों है बैंक स्टेटमेंट। इसलिए प्लीज़ डन बेस वाली चीज़ों के ऊपर मत जाया करें। डन बेस के ऊपर कोई भी आपके लिए पैसे नहीं लगाएगा अपना। फिर एक जो कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ पे फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स थे, जहाँ पे एज को मैनिपुलेशन की गई थी और वो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से जब उन्होंने चेक करवाया तो वो पता लगा कि वो बर्थ सर्टिफिकेट ही फेक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। उसके बाद फेक आइल्स वजह सामने आ रही है, फेक वर्क एक्सपीरियंस वजह सामने आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आइल्स नहीं कर पाते, पीटीई नहीं कर पाते, तो वो उसको फेक चीज़ों को तैयार कर देते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। वो चीज़ कोई भी नहीं छूट सकती उनके। अगर आप इवन आपने मॉड्यूल्स जो भी जिस तरीके से भी अपना आइल्स किसी और को दे के आपने करवाया तो वो पकड़ा जा सकता है, उसमें से बचत नहीं होती। रेलेवेंट अथॉरिटी जो भी होती है उनको पता लग जाता है कि आपने ये चीज़ें फेक की, क्योंकि वो बार बार रीचेक में चली जाती है आपके आइल्स टेस्ट और वहाँ से उनको आइडिया हो जाता है, या कोई कंप्लेन कर देता है आपकी कि ये आपने ऐसे आइल्स किया है, तो वो बात उन तक पहुँच जाती है। तो वो भी आपकी बड़ी रीज़न है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस बहुत बड़ी रीज़न है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि हमारे मुल्क में ट्रेंड है कि अगर किसी ने इंटर कर लिया तो वो 5-6 महीने साल तो ऐसे ही गुजार देता है बगैर किसी जॉब के, तो उसको कवर करने के लिए फेक एक्सपीरियंस लगा देते हैं कि भई हमें कैश सैलरीज मिल रही हैं। तो वो भी आप इन चीज़ों को समझते हैं कि पाकिस्तान भी इतना अब बैकवर्ड नहीं है कि जहाँ पे सैलरीज कैश में ही दी जाएँ। जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छी कंपनीज है, सारी वो सैलरीज के अकाउंट्स में पे करते हैं। इवन छोटी कंपनीज भी अब तो सैलरीज जो या अकाउंट में देती हैं या चेक फॉर्म में देती हैं आपको
कैश जो है वो बहुत कम रह गया ट्रेंड, इसलिए वो भी इन चीज़ों को समझना शुरू हो गए। दूसरी चीज़, उन्होंने काफ़ी सारा न्यू स्टाफ हायर किया है, तो उनके पास अब वर्कफोर्स ज़्यादा है जो बैठ के आराम से वो देखते हैं हर चीज़ों को। और जब वर्कफोर्स नहीं थी तब वो इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करते थे हर केस के ऊपर, लेकिन अब वो हर केस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली जब पाकिस्तान से कोई एप्लीकेशन आती है तो वो उसकी जो रीइंफोर्समेंट्स होती हैं उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें, इन अपने फेक चीज़ों को मत दें। इस तरीके से आप फ्यूचर में जो भी पाकिस्तान से जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मसला क्रिएट कर देते हैं, मसला, तो वो उनको भी फ्यूचर में एप्लीकेशंस उनकी सक्सेसफुल नहीं होंगी। और यही रीज़न्स है कि आपकी बहुत जल्दी आपकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो जाती हैं, लेकिन उनको कोई भी चीज़ मिल जाए, कोई उसमें से फेक मिल जाए या कोई इवन एसओपी आपकी प्लेजरिज्म ज़्यादा मिल जाए तो फ़ौरन रिफ्यूज़ करके भेज देनी उन्होंने एप्लीकेशन। और फ्यूचर एप्लीकेशंस आपके लिए मुश्किल हो जानी बहुत ज़्यादा कि आप उसको कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ अपनी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से चेक करें, कंसल्टेंट्स पे मत एतबार करें, डन बेसिस के ऊपर मत जाएं, बिल्कुल कोई आपके लिए पैसे खर्च नहीं करेगा। जिसने भी डन बेस पे आपसे बात करनी, कोई आपके लिए फ़ीस जमा नहीं करवाएगा, कोई आपके लिए बैंक स्टेटमेंट अरेंज नहीं करेगा अपनी तरफ से पैसे लगा के, वो सिर्फ सारा कुछ फेक लगाएंगे साथ। अपनी एप्लीकेशन को जेओपर्टाइज मत करें, अपने आने वाले आगे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए एप्लीकेशन को ख़राब मत करें, उनकी एप्लीकेशन के लिए मसला होगा। और इमिग्रेशन रिलेटेड इशूज़ में भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को मसला आएगा, तो वो इमिग्रेशन के ऊपर भी या स्किल्ड वीज़ा के ऊपर जाना चाहेगा तो उनकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी, जिसको टाइम टेकिंग भी होगी, जाहिर सी बात है। और फिर उसमें से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो चीज़ वो करेंगे। इसलिए अपनी एसओपीज़ को खुद चेक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लीज़ फेक मत करें, जेन्युइन रखें हर चीज़ को, और अच्छे तरीके से जाएं और पढ़ के, और जो भी आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा वो एक लीगल वे से करें। इसलिए उस चीज़ को आप प्लीज़ केयरफुली देखिएगा।